हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनसीसी नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। एमसीक्यू है अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्यूमर मार्कर टू डायग्नोज कार्सिनोमा ऑफ ओवेरी। ठीक है, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्यूमर मार्कर है किसको डायग्नोज करने के लिए, कार्सिनोमा को डायग्नोज करने के लिए। ठीक है, कार्सिनोमा भी कहाँ का, ओवेरी का कार्सिनोमा, उसको डायग्नोज करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्यूमर मार्कर क्या है? सीरम एल्फा फिटोप्रोटीन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, सीरम ह्यूमन कोरोनिक गोनेट्रोफिन या फिर CA-125। क्या रहेगा अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर? तो देखिए यहाँ पे बात किसकी हो रही है, ओवेरी की। तो ओवेरियन कैंसर के लिए कौन सा ट्यूमर मार्कर है वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा? तो यहाँ पे अपना जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, CA-125 ये जो है क्या है, ओवेरियन कैंसर के लिए ट्यूमर मार्कर है। तो किसके लिए पूछा गया था? ओवेरियन कैंसर। तो जो ओवेरियन के अंदर क्या होता है, ओवेरी की एपिथेलियल के अंदर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे कैंसरियस ग्रोथ देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेवेट देखने को मिलता है हमको लेवल किसका, CA-125 का। इसके अलावा अगर आपको एग्जाम में CA-125 नहीं मिले तो इसके अलावा दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा है CA-90-9। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या होता है, एंटीजन होता है। इसका लेवल भी जो है वो कैसा देखने को मिलता है, इलेवेटेड देखने को मिलता है ओवेरियन कैंसर के अंदर। अब देखिए, अगर एग्जामिनर आपसे नेक्स्ट एमसीक्यू इन दोनों से पूछ सकता है कि हमने इसके लिए ट्रीटमेंट किया, तो ट्रीटमेंट करने के बाद में आपके जो है वो आपका क्या इंपॉर्टेंट मार्कर रहेगा, आपने ट्रीटमेंट लिया है किसी ने नहीं लिया उसका पता लगाने के लिए। तो उसका पता लगाने के लिए हमारे पास में क्या है, HE4। HE4 का क्या मतलब हो गया, ये है ह्यूमन एपिथेलियल प्रोटीन नंबर 4। ठीक है, तो ये उनमें अपन करते हैं, उन वुमेन्स में करते हैं जो इसका ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं, लाइक ओवेरियन कैंसर का, जिसमें जिसको ट्रीट किया गया हो ओवेरियन कैंसर से, या फिर जो जिसका ट्रीटमेंट अपने को लिया जाना है, तो उससे पहले और बाद में दोनों में ये टेस्ट किया जाता है ताकि पता लगे कि ट्रीटमेंट कितना इफिशियंट रह चुका है। तो इसका लेवल भी जो है वो एलिवेटेड रहना चाहिए अगर वो ट्रीटमेंट किया गया है या ट्रीट की जा रही है तो। ठीक है, उस टाइम में इसका लेवल भी बढ़ा हुआ रहना चाहिए, पॉजिटिव इंडिकेटर हमें माना जाता है। अब देखिए, मेडिकेशन से वो ट्रीट नहीं हुआ है तो अब हमें क्या करना है, इसकी सर्जरी करनी है। तो सर्जरी कौन सी करेंगे हम, यहाँ पे सर्जरी करेंगे साइटो रिडक्टिव सर्जरी। ठीक है, साइटो रिडक्टिव सर्जरी किसमें हम परफॉर्म करते हैं, तो ओवेरियन कैंसर के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो हमें ओवेरियन कैंसर के रिगार्डिंग एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी में बताया सीरम ह्यूमन कोरोनिक गोनेट्रोफिन। तो ये जो होता है, सबसे पहले तो ये कहाँ से आपको रिलीज कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये प्रोडक्शन कहाँ होता है इसका, सिटोट्रोपोब्लास्ट। सिटोट्रोपोब्लास्ट में इसका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। कहाँ से होगी, सिटोट्रोपोब्लास्ट किसका पार्ट होता है, प्लेसेंटा का। ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का भी ये सिक्रेशन करवाने में हेल्प करता है, वो भी किससे, कॉर्पस ल्यूटियम से। तो सिंस साइटोट्रोपोब्लास्ट से क्या रिलीज हुआ, एचसीजी हुआ। एचसीजी ने किसके ऊपर एक्ट किया, कॉर्पस ल्यूटियम से। तो कॉर्पस ल्यूटियम से क्या बना, प्रोजेस्टेरोन बना, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में काम में आता है, मेंटेन
प्रेगनेंसी। तो ये तो हो गया किसका, HCG के रिगार्डिंग। ये क्या मतलब आगे, और नेक्स्ट प्रेगनेंसी को कंफर्मेशन करने के लिए अपन क्या करते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, उसके अंदर भी हम HCG का लेवल देखते हैं। ठीक है, तो प्रेगनेंसी को कंफर्म करने में भी काम आता है। और ये क्या करता है, प्रोड्यूस होता है किससे, सिंस साइटोटोलुला से प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा से रिलीज होता रहता है। और ये हार्मोन स्टिमुलेट करता है किसको, कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करता है। कॉर्पस ल्यूटियम फिर क्या करती है, प्रोड्यूस करती है किसको, प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस करती है, जो प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन का काम भी करता है। नेक्स्ट देखिए क्या बताया गया है, अल्फा फीटोप्रोटीन। तो अल्फा फीटोप्रोटीन जो किसको डिनोट करती है, लीवर कैंसर। ठीक है, लीवर कैंसर को एग्जामाइन करने के लिए इस प्रोटीन का अपन यहाँ पे असेसमेंट करते हैं, देखते हैं भाई फीटस जो यॉर्क सेक है या फिर जो फीटस बना है उसके अंदर वो लीवर की कंडीशन किस प्रकार की है। नेक्स्ट देखिए HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो इससे क्या होता है, मदर को एनर्जी प्रोवाइड होती है। एनर्जी किससे लेता है, ये फैट से लेता है, लैक्टोज वगैरह। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये भी किससे प्रोड्यूस होगा, ये भी प्लेसेंटा, प्लेसेंटल हार्मोन है, इसलिए इसका नाम दिया गया प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है, तो ब्रेकडाउन मतलब फैट के ब्रेकडाउन के अंदर भी ये काम करता है। तो इसका इस प्रकार से कुछ एक्शन रहता है। तो अपना फर्स्ट एमसीक्यू के बारे में पूछा गया था। ठीक है, काफी अच्छा एमसीक्यू था फर्स्ट एमसीक्यू, काफी हमने नॉलेज गेन किया इस एमसीक्यू से। तो ये था कि कार्सिनोमा हो गया ओवेरी का, तो अभी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्यूमर मार्कर क्या रहेगा, तो हमने क्या आंसर बता दिया, CA-125। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द डस्क्यू of vestibule and anterior vaginal wall due to local vascular congestion is called। ठीक है, देखिए लोकली किसी एक जगह पे क्या हो रहा है, वेस्कुलर कंजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो वेस्टिब्यूल है और एंटीरियर वेजाइनल वॉल है इसका कलर कैसा हो गया, डस्की ह्यू। ठीक है, अब इसे इस साइन को हम क्या कहेंगे, ओसिएंडर साइन, चैडविक साइन, गुडल साइन या फिर होमान साइन, क्या रहेगा अपना यहाँ पे आंसर। देखो क्लियरली बताया है कि ये जो डस्की ह्यू का डिस्कलरेशन देखने को मिला है, ये मिला है किसकी वजह से, वेस्कुलर कंजेशन की वजह से। और ये जो साइन है हमें कब देखने को मिलता है, चलिए आपके लिए एक थोड़ा सा और अपन आपके लिए इजी कर देते हैं कि 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे जो हमें ये साइन क्या होता है, विजिबल होता है। अब बताइए, देखो इसका क्या करेक्ट होगा, ये होगा हमारा चैडविक साइन। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, चैडविक साइन, जिसमें क्या होता है, डेस्क्यू मतलब डिस्कलरेशन हो जाता है। तो पर्पलिश डिस्कलरेशन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, क्या, वेस्टिब्यूल का, जो वेस्टिब्यूल आप सभी को पता है क्या होता है, और उसमें एंटीरियर वेजाइनल वॉल का भी क्या होता है, डेस्क्यू कलरेशन हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, वेस्कुलर कंडीशन की वजह से आपको देखने को मिलता है, इसे हम क्या कहते हैं, चैडविक साइन। नेक्स्ट देखिए गुडल साइन। तो गुडल साइन क्या होता है, सर्विक्स का सोफनिंग। कह सकते हो आप सोफनिंग ऑफ द सर्विक्स कब देखने को मिलता है, अर्ली 6 वीक पे। नेक्स्ट बात करते हैं ओसिएंडर साइन की। ओसिएंडर साइन का क्या मतलब होता है, इंक्रीज पल्सेशन ऑन या फिर इंक्रीज पल्सेशन फेल्ट ऑन, कि हमें फील होता है फेल्ट ऑन लेटरल फोर्निक्स। ये भी हमें कब देखने को मिलता है, 8th वीक पे, प्रेगनेंसी के 8th वीक पे देखने को मिलता है। जो हमारा लेटरल फोर्निक्स होता है वहां पे हमें पल्सेशन ज्यादा फील होती है। ठीक है, लेफ्ट साइड में। एंड जो फाइनली आपके सामने जो साइन बचता है होमान साइन, तो ये किसमें काम में आता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में। होमान साइन किस में रहता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में रहता है। इसके अंदर क्या करते हैं, जब कभी भी हम क्या करते हैं, फूट का डोर्सिफ्लेक्शन करते हैं, तो पेशेंट की जो काफ मसल होती है वहां पे क्या होता है, उसको पेन फील होता है, ये क्या होता है, होमान साइन।
ठीक है, तो अपने इस एमसीक्यू का आंसर क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी, चैडविक साइन इज द डस्की ह्यू वेस्टिब्यूल एंड एंटीरियर वेजाइनल वॉल का जो कलर हो जाएगा तो किसकी वजह से होता है? वेस्कुलर कंडीशन की वजह से होता है, और इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? चैडविक साइन। नेक्स्ट, आफ्टर वेसिको वेजाइनल फिस्टुला रिपेयर इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन इज। ठीक है, देखिए सारे के सारे एमसीक्यू किसके हैं? पीवाईक्यू है, अपने प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को लेके आया हूं मैं आपके लिए, तो उनका लेवल जो हम केजीएमयू के लेवल का रख रहे हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, तो आफ्टर वेसिको वेजाइनल फिस्टुला रिपेयर इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन इज। इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन हम क्या करेंगे जब हमने क्या किया है? वेसिको वेजाइनल फिस्टुला को रिपेयर किया है। अवॉइड यूरिन कलेक्शन इन ब्लैडर, एडिक्वेट रेस्ट, एंटीबायोटिक्स, या फिर अर्ली एम्बुलेशन। क्या रहेगा अपना आंसर? देखिए इस कंडीशन के अंदर अपने जो आंसर्स रहने वाले हैं वो चारों ही यहाँ पे करेक्ट है, बट इन चारों में से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन क्या रहेगा अपना, वो हमें पता लगाना। चारों ही करते हैं अपन पोस्ट ऑपरेटिवली, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो अभी आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए वेसिको वेजाइनल फिस्टुला जो होता है, वेसिको वेजाइनल फिस्टुला, तो इसके अंदर हम करते क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? सबसे पहले तो इसको समझने के लिए इसको हम क्या कहते हैं? यूरो जेनाइटल फिस्टुला। इसे हम यूरो जेनाइटल फिस्टुला भी कहते हैं। मतलब क्या हो गया कि जो ओपनिंग होती है, या फिर अपन कह सकते हैं एब नॉर्मल कनेक्शन बिटवीन ब्लैडर एंड वेजाइना। अब इन दोनों के abnormal अगर कनेक्शन हो गया है तो क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस ड्रेनेज ऑफ यूरिन इनटू वेजाइना। ठीक है, तो वेजाइना के अंदर कंटिन्यूसली यूरिन का ड्रेन होता रहेगा। इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं? सर्जरी ही इसका एकमात्र उपाय होता है। ठीक है, हमने सर्जरी कर दी है, तो इस सर्जरी में हमने क्या किया? इस फिस्टुला को रिपेयर कर दिया। मतलब फिस्टुला मतलब अबनॉर्मल ओपनिंग होती है किन्हीं दो केविटीज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे केविटी क्या क्या है? वेजाइना और ब्लैडर। तो यहाँ पे प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या रहेगा अपना? वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्या है? अवॉइड यूरिन कलेक्शन इन चैम्बर। यूरिन कलेक्शन नहीं होने देना है ब्लैडर के अंदर। क्यों नहीं होने देना? क्योंकि सर्जरी की गई है। अगर कलेक्शन हुआ तो क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? जो हमने सर्जिकल वुंड था उसके ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा, हो सकता है स्टिचेस खुल जाए और फिस्टुला वापस ओपन हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है? कलेक्शन को यहाँ पे प्रिवेंट करना है। तो उस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, प्रेशर नहीं पड़ेगा तो सर्जरी हमारी सक्सेसफुल हो जाएगी। तो सिंपल सा आंसर था। ठीक है, जरा दिमाग लगाओगे तो गलत हो जाएगा, अगर सबने सही किया तो इट्स वेरी गुड। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग इन न्यूबॉर्न। ठीक है, न्यूबॉर्न के हम एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं या फिर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, तो उसका इंडिकेटर क्या है? मतलब कि हाँ आपने करवाया है तो उसका आपको क्या फीडबैक मिलेगा कि हाँ आपको लगेगा कि हाँ हमने इसको एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं हम। ऐसा क्या साइन आपको मिलेगा एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग का? ऑप्शन देखिए, पासेज यूरिन 8 to 10 टाइम्स पर डे, क्राइज फ्रीक्वेंटली, रेस्टलेस, या फिर गुड सैकलिंग रिफ्लेक्स। इसमें से कौन सा साइन ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि उसको ब्रेस्ट फीडिंग अच्छी हो रही है, एडिक्वेट हो रही है बच्चे को?
तो देखिए सिंपल सा आंसर है, अगर बच्चा एक दिन के अंदर 8 to 10 टाइम्स जो है वो यूरिन पास आउट कर रहा है, मतलब उसका जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो एकदम अच्छी तरीके से चल रही है, तो ये अपना यहाँ पे बेस्ट आंसर रहेगा। ठीक है, बाकी गुड सकिंग रिफ्लेक्स वगैरह तो सब ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए चाहिए हमें। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जा रही है, उसका इंडिकेटर पूछा आपसे, तो अपना आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट विच कंडीशन? एमनियोटिक फ्लूइड का कलर अभी कैसा देखने को मिल रहा है आपको? गोल्डन कलर का देखने को मिल रहा है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, कौन सी कंडीशन को ये इंडिकेट करेगा? फीटल डिस्ट्रेस को, पोस्ट मैच्योरिटी को, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी को, या फिर आईयूडी को? गोल्डन कलर एमनियोटिक फ्लूइड क्या इंडिकेट करता है? एमनियोटिक फ्लूइड के कलर से भी अपने को एमसीक्यू देखने को मिलते हैं, मोस्टली एग्जाम के अंदर आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा इससे, क्योंकि इजी एमसीक्यू होता है और थोड़े 5-6 एमसीक्यू भी बनते हैं इस टॉपिक से। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट विच कंडीशन? फीटल डिस्ट्रेस, पोस्ट मैच्योरिटी, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, या फिर आईयूडी? तो बात करते हैं सबसे पहले एमनियोटिक फ्लूइड की। तो सबसे पहले ज़्यादा नहीं खींचेंगे इस टॉपिक को, बस अपन एक कंडीशन देखने वाले हैं। पहले का मेरा ये पढ़ाया हुआ है अच्छे से, कितना होता है, क्या होता है, कब बनता है, कौन इसको ज़्यादा बनाता है, कौन इसको कम बनाता है, कितना इसको स्वेलोविंग करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, सब कुछ मेरा प्रीवियसली क्लासेज के अंदर पढ़ाया हुआ है, तो इसको ज़्यादा नहीं खींचेंगे अभी यहाँ पे। तो देखिए गोल्डन कलर जो होता है, सबसे पहले तो इसका कलर फ्लूइड होता कैसा है? जो नॉर्मली इसका जो फ्लूइड का कलर होता है वो कैसा होता है? क्लियर या फिर स्ट्रॉ कलर। ठीक है, इस प्रकार का हमने कलर रहता है। ठीक है, स्ट्रॉ कलर का अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या रहते हैं, लेनिगो रहता है, वर्निक्स कैसियोसा, लेनिगो। ठीक है, इन सब ये सब भी इसके अंदर रहते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा इसके हल्का सा, इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट भी नहीं रहता, एकदम क्लियर भी अपन कह सकते हैं, बट थोड़ा स्ट्रॉ कलर भी आ जाता है बाद में मेच्योरिटी के टाइम पे। ठीक है, तो दोनों बेस्ट आंसर रहेंगे अपने। इसके बाद में देखिए सबसे पहले इस एमसीक्यू का आंसर, गोल्डन कलर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या हो गई, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिल गई है, इसकी वजह से यहाँ पे जो कलर है वो कैसा हो गया है, गोल्डन कलर। तो वन बाय वन अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। गोल्डन कलर का क्या मतलब होता है? आरएच इनकम्पेटिबिलिटी। अभी बात करते हैं ग्रीनिश कलर। तो जो ग्रीनिश कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? फीटल डिस्ट्रेस, और एक इसमें होता है मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? ग्रीनिश कलर। नेक्स्ट देखिए, डार्क ब्राउन कलर मिलेगा कब आपको? इंट्रा यूट्राइन डेथ के अंदर। रेडिश कलर, तो जो रेडिश कलर है वो इंडिकेट करेगा एक्सीडेंटल हेमरेज को। इसके बाद में जनरल येलो कलर, ग्रीनिश येलो कलर। ग्रीनिश येलो कलर जो आएगा वो आएगा पोस्ट मैच्योरिटी के अंदर। यहाँ पे केवल ग्रीनिश कलर था और यहाँ पे ग्रीनिश येलो कलर आ रहा है, तो मतलब वो किसको इंडिकेट करेगा? पोस्ट मैच्योरिटी को। ठीक है, तो भूलना नहीं है, ये 4-5 एमसीक्यूज है जो एमनियोटिक फ्लूइड से बनते हैं, और एमनियोटिक फ्लूइड टॉपिक खुद से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको भी आपको कवर अप करके जाना एग्जाम के टाइम पे। नेक्स्ट, क्वाड्रिप्लेजिया अकर ड्यू टू इंजरी बिटवीन। ठीक है, क्वाड्रिप्लेजिया होता है तो वो किसकी वजह से होता है, कहाँ पे इंजरी होगी तो क्वाड्रिप्लेजिया देखने को मिलेगा आपको? ऑप्शन क्या है? T1 to L4, C1 to C8, S2 से S3, या फिर S2 से S4। ये सारा अपना जो वर्टिब्रल रीजन है उसका बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो कहाँ इंजरी होगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा? क्वाड्रिप्लेजिया। अच्छा एमसीक्यू है, पता होना चाहिए आपको कि कहाँ इंजरी होगी तो क्या साइन सिम्टम्स आएंगे अपने बॉडी में।
क्या रहेगा अपना आंसर? तो देखिए क्वाड्रिप्लेजिया क्या होता है, सबसे पहले तो क्वाड्रिप्लेजिया होता है कि पैरालिसिस ऑफ ऑल फोर एक्सट्रीमिटीज। जो हमारे एक्सट्रीमिटीज होते हैं, तो चारों एक्सट्रीमिटीज के अंदर क्या देखने को मिलता है? पैरालिसिस देखने को मिलता है। इसे हम कहते हैं क्वाड्रिप्लेजिया। अब चारों कब होंगे? जब इंजरी होगी कहाँ पे? C1 से लेके C8 वाले रीजन के अंदर अगर इंजरी हुई तो क्या देखने को मिलेगा? क्वाड्रिप्लेजिया। ठीक है, भूलना मत कभी भी, अच्छा एमसीक्यू है। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं हम कि पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया का क्या मतलब होता है? ओनली लोअर एक्सट्रीमिटीज। तो पैराप्लेजिया कब देखने को मिलेगा? जब इंजरी होगी किसके अंदर? T1 से L4 वाले रीजन के अंदर। तो जो लोअर एक्सट्रीमिटी होते हैं, लेग्स होते हैं, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? पैरालिसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एक कंडीशन आपने पढ़ी होगी, न्यूरोजेनिक ब्लैडर। तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर कब देखने को मिलता है आपको? तो ये देखने को मिलता है S2 S3 की इंजरी में। ये ध्यान में रखना, एमसीक्यू बन सकता है इससे, काफी अच्छा एमसीक्यू होता है। न्यूरोजेनिक ब्लैडर क्या होता है, ठीक है, कहाँ इंजरी होगी तो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करता हूँ S2 S4 की। तो यहाँ इंजरी अगर देखने को मिलेगी, S4 तक पहुंच जाएगी इंजरी, तो ये क्या कॉज करेगी? इरेक्टाइल डिसफंक्शन। और जो इजाकुलेशन है उसके अंदर भी क्या देखने को मिलेगा? डिसफंक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अपने सारे ऑप्शंस कवर अप कर लिए हैं, और कहाँ कहाँ इंजरी होगी तो क्या अपने को कंडीशंस में वेरिएशन देखने को मिलेगा, नॉर्मल कंडीशंस में, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो इस एमसीक्यू का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, C1 से C8 के अंदर इंजरी होगी तो अपनी बॉडी में क्या देखने को मिलेगा? क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया का क्या मतलब होता है? कि ऑल फोर एक्सट्रीमिटीज के अंदर क्या हो गया है? पैरालिसिस की कंडीशन हो गई है। नेक्स्ट नेक्स्ट एमसीक्यू आप सभी के सामने है। The nurse in the emergency department is caring for a 4-year-old brought in by his parents who state that the child will not stop crying and pulling his hair। ठीक है, तो देखिए एक नर्स क्या है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट की नर्स है, वो केयर कर रही है 4 साल के बच्चे को, जिसको लाया गया है उसके पेरेंट्स के द्वारा। ठीक है, और पेरेंट्स बता रहे हैं उसके कि बच्चा जो है वो स्टॉप नहीं कर रहा है क्राई को, मतलब कंटिन्यू क्राई किया जा रहा है, और अपने पुल कर रहा है अपने ईयर को। ठीक है, अपने ईयर को पुल कर रहा है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द नर्स, अब जो नर्स ने जो इंफॉर्मेशन कलेक्टेड की है, कलेक्शन किया है इंफॉर्मेशन का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लाइज द डायग्नोसिस ऑफ एक्सटर्नल ओटाइटिस। ठीक है, तो आपको देखो पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल ओटाइटिस होता क्या है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो अप्लाई करेगा डायग्नोसिस को कि हाँ इस बच्चे को क्या हो सकता है? एक्सटर्नल ओटाइटिस का इन्फेक्शन वगैरह वहाँ पे एक्सटर्नल ईयर के अंदर देखने को मिल सकता है। ऑप्शन क्या है? एक्सटर्नल ओटाइटिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय ओरल टेंडरनेस। यहाँ पे ओरल कैविटी, ओरल जो अपना है वहाँ पे टेंडरनेस देखने को मिले। एक्सटर्नल ओटाइटिस इज यूजुअली अकम्पनीड बाय हाई फीवर, हाई फीवर देखने को मिलता है। एक्सटर्नल ओटाइटिस इज यूजुअली रिलेटेड टू एन अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कि भाई अपर रेस्पिरेटरी के अंदर इन्फेक्शन हो गया। या फिर एक्सटर्नल ओटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग कॉटन टिप्ड एप्लीकेटर टू क्लीन द ईयर। तो देखो जिस किसी ने भी ओटाइटिस अपने लाइफ के अंदर भी थोड़ा बहुत पढ़ा है तो उसको ऑप्शन नंबर सी तो वो आराम से निकाल देगा कि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन नहीं है। अब बचे अपने पास में क्या? 3 आंसर, तीनों में से कोई एक बताइए।
तो देखिए यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, एक्सटर्नल ओटाइटिस जो होता है अपना, ओटाइटिस एक्सटर्ना की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, देखो ओटाइटिस मीडिया होता है, ओटाइटिस इंटिमा और ओटाइटिस एक्सटर्ना। ठीक है, ओटाइटिस मीडिया हमने पढ़ा होता है इंटरनल ईयर की, मिडल ईयर की, सॉरी, ओटाइटिस मीडिया मिडल ईयर, एक्सटर्ना एक्सटर्नल ईयर। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, ओरल कैविटी के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, टेंडरनेस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो बार बार में भाई ईयर को पुल आउट कर रहा है, मतलब बाहर की साइड में प्रॉब्लम है तभी तो वो पुल आउट कर रहा है। अगर उसको मीडियल साइड में या फिर इनर साइड में प्रॉब्लम होगी तो वो पुल आउट क्यों करेगा, क्योंकि बाहर तो उसको टेंडरनेस फील हो ही नहीं रहा है। ये लाइन देखिए आप, पुलिंग हिज ईयर, मतलब अपने ईयर को क्या कर रहा है, पुल आउट कर रहा है वो। ठीक है, तो आपको समझना है कि ये एक्सटर्नल ओटाइटिस है और इसका जो ओरल टेंडरनेस होगा तभी ये पुल आउट कर रहा है बच्चा। नेक्स्ट देखिए, यूजुअली अकम्पनीड विद हाई फीवर और ये अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये दोनों लिंक हो सकते हैं, बट किससे हो सकते हैं, ओटाइटिस मीडिया से। कि भाई अपर रेस्पिरेटरी के अंदर इन्फेक्शन हो गया तो हो सकता है कि वो ईयर को भी साथ में अपन ने ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो ईयर के अंदर भी इन्फेक्शन कोज कर सकता है। यूस्टेशन जो अपना ऑडिटरी कैनाल वगैरह होता है, यूस्टेशन ट्यूब वगैरह आपने सबने पढ़ा होगा। नेक्स्ट, ओटाइटिस मीडिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय कॉटन टिप एप्लीकेटर। ये तो प्रिवेंट नहीं करता है, ये तो इंड्यूस करता है या फिर एग्रीवेट करता है ओटाइटिस एक्सटर्ना को। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अवॉइड करना होता है। अगर किसी को ओटाइटिस एक्सटर्ना है तो आपको उसको कॉटन टिप एप्लीकेटर को अवॉइड करना है, ना कि उसको यहाँ पे हमें काम में लेना है, उसको प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट नहीं होगा, ज़्यादा उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ अपना, which of the following sign and symptoms indicate a tension pneumothorax एज कम्पेयर टू एन ओपन न्यूमोथोरेक्स। ठीक है, तो आपसे सिंपल से पूछा है कि टेंशन न्यूमोथोरेक्स का क्या साइन सिम्टम आएगा। ठीक है, वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो रहा है, हाइपोक्सीमिया एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मीडिया एक्सटर्नल टिश्यू एंड ऑर्गन शिफ्टिंग, डिक्रीज टाइडल वॉल्यूम एंड टेकिपनिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम इंडिकेटेड टेंशन न्यूमोथोरेक्स एज कम्पेयर टू एन ओपन न्यूमोथोरेक्स। ठीक है, ओपन न्यूमोथोरेक्स में क्या होता है वो अलग बात है, बट यहाँ पे आपसे किससे पूछा है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स पूछा है। बट एग्जामिनर ने क्या किया, थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने बोल दिया साथ में कि ओपन न्यूमोथोरेक्स के कंपैरिजन में बताइए कि टेंशन न्यूमोथोरेक्स क्या है। इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि आपको केवल और केवल बताना किसके बारे में है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स का साइन सिम्टम क्या होता है, बस बात खत्म। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा आपको थोड़ा माइंड को ओपनली करके आपको समझना पड़ेगा कि MCQ पूछ क्या रहा है आपसे। ठीक है, नहीं तो आप क्या करोगे, ओपन न्यूमोथोरेक्स को सोचोगे पहले तो क्या यार ओपन न्यूमोथोरेक्स क्या होता है, न्यूमोथोरेक्स क्या होता है, फिर आप आओगे कि यार चलो ठीक है ओपन न्यूमोथोरेक्स ये होता है, तो पूछते हैं भाई टेंशन न्यूमोथोरेक्स क्या होता है, फिर अपन जाएंगे आंसर पे, टाइम लगेगा एक तो और दिमाग भी खराब हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको आंसर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो दिमाग फालतू में आपने वेस्ट किया इतना सोचना। तो डायरेक्ट आंसर पे देते हैं अपन कि टेंशन न्यूमोथोरेक्स में होता क्या एक्चुअली, क्या होगा आंसर यहाँ पे करेक्ट। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, मीडिया एक्सटर्नल टिश्यू एंड ऑर्गन का शिफ्टिंग हो रहा है। ठीक है, तो टेंशन न्यूमोथोरेक्स होता है वो कब होता है, सबसे मोस्ट कॉमन तो कब होता है, जब ट्रॉमेटिक इंजरी हो। सपोज लंग्स के अंदर क्या हो गई, ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई है। अब इस ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से क्या देखने को मिला, एयर ट्रैप्ड इनटू लंग्स। जहां पे इंजरी हुई उसकी लंग्स की जो प्लूरा प्लूरा के अंदर, या फिर अपन कह सकते हैं लंग्स के सराउंडिंग क्या हो जाएगी, एयर ट्रैप्ड हो जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी एयर ट्रैप। अब ये एयर ट्रैप क्या करेगी, इसके अंदर प्रेशर बनाएगी। कैसा प्रेशर बनाएगी, पॉजिटिव प्रेशर, जो बढ़ता जाएगा, रिलीज नहीं होगा। ठीक है, अब इस पॉजिटिव प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, लंग्स की शिफ्टिंग देखने को मिलती है आपको। ठीक है, लंग्स की शिफ्टिंग देखने को मिलती है कौन से साइड के अंदर, मीडिया एक्सटर्नल साइड के अंदर। मीडिया एक्सटर्नम की साइड में लंग्स का आपको शिफ्टिंग देखने को मिलेगी। सपोज ये क्या हो गया अपना, लंग्स हो गया, काफी बेकार लंग्स है।
ठीक है, ये ट्रेकिया और ये ब्रोंकाई और ये हमने क्या बना दिया यहाँ पे, लंग्स बना दिया। ये क्या है अपना यहाँ पे हार्ट वगैरह है यहाँ पे, और इधर साइड में अपना सेकंड लंग्स है। ठीक है, तो अब सपोज कीजिए इस साइड के अंदर क्या हो गया, इंजरी हो गई है। अब इंजरी होने की वजह से आपको लंग्स जो है वो कैसा देखने को मिलेगा, कोलेप्स देखने को मिलेगा। कोलेप्स क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गई है, एयर आके जमा हो गई, क्योंकि इंजरी हो गई। ठीक है, एयर आके जमा हो गई। तो अगर एयर आके जमा हो रही है इंजरी की वजह से, कोई किसी प्रकार की आपको यहाँ पे ओपनिंग नहीं देखने को मिली है, मतलब ओपनिंग नहीं देखने को मिली है तभी तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, है ना। ओपनिंग नहीं देखने को तभी आपको प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर यहाँ पे ओपनिंग हो जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स में भी क्या होता है, एयर ट्रैप्ड होती है, और टेंशन न्यूमोथोरेक्स में भी एयर ट्रैप होगी, मतलब टेंशन बढ़ रही है, मतलब कंटिन्यू प्रेशर राइज हो रहा है यहाँ पे। इसीलिए हमने इसको क्या बोला, पॉजिटिव प्रेशर, मतलब कंटिन्यूसली प्रेशर बढ़ता जाएगा अगर इसको हम ट्रीट नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो इसके अंदर लंग्स इंजरी हो गई या फिर किसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो गई, एयर ट्रैप होना शुरू हो गई, और उस एयर ने क्या किया, लंग्स के ऊपर जो है वो प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया, तो लंग्स को जो है वो मीडिया एक्सटर्नल साइड में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। या फिर लंग्स क्या है, ऑर्गन है, तो ऑर्गन की शिफ्टिंग हो गई किस साइड में, मीडिया एक्सटर्नल। ये अपना बीच का पार्ट कौन सा है, मीडिया एक्सटर्नल का पार्ट है। जिस साइड में इंजरी होगी उस साइड का लंग्स है वो अपोजिट साइड के अंदर शिफ्ट होता हुआ हमें दिखाई देगा। ये होता है क्या, टेंशन न्यूमोथोरेक्स। ओके, और ओपन न्यूमोथोरेक्स में क्या होता है, ओपनिंग बनेगी, ओपनिंग बनने की वजह से जो एक्सटर्नल एयर है वो लंग्स के अंदर चली जाएगी, उसको वो भी यहाँ पे क्या करेगी, शिफ्टिंग का काम कर सकती है, बट इतना नहीं करती है जितना टेंशन न्यूमोथोरेक्स, जो टेंशन के अंदर कंटिन्यूसली प्रेशर बढ़ता रहता है। आगे जाके फिर ये देखो यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, तो एक तो यहाँ पे लंग्स है, दूसरा यहाँ पे क्या है, हार्ट है। तो ये किस प्रकार के साइन सिम्टम लाएगा, कार्डियो पल्मोनरी साइन सिम्टम। कार्डियो पल्मोनरी साइन सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे पेशेंट के अंदर। तो क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, तो देखिए, तो बात करते हैं अपन किसकी, टेंशन न्यूमोथोरेक्स की। तो सबसे पहले देखो कब देखने को मिलता है ये, मैकेनिकल वेंटिलेशन वाले पेशेंट के अंदर, क्योंकि वहां पे भी अपन क्या करते हैं, पॉजिटिव प्रेशर अपन यहाँ पे मेंटेन करते हैं, तो मैकेनिकल वेंटिलेशन। दूसरा, ट्रॉमेटिक इंजरी, इंजरी भी कौन सी, चेस्ट इंजरी, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलेगा इसकी वजह से, ऑर्गन शिफ्टिंग देखने को मिलती है मीडिया एक्सटर्नल टिश्यू के अंदर। अब इसके अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, एयर जो होती है वो एंटर करेगी प्लूरल स्पेस के अंदर। अब जो एयर अंदर आ चुकी है वो बाहर नहीं जा पाएगी, कांट लीव फ्रॉम लंग्स, क्योंकि टेंशन कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब वो बढ़ता जाएगा, तो एयर जो अंदर आई वो वापस बाहर नहीं निकल पाई। ठीक है, इस कैविटी के अंदर जो एयर आ गई वो बाहर नहीं जा पा रही है इससे, ये आप समझ लो, बस इतना ही। अब क्या देखने को मिलेगा, प्रेशर बढ़ेगा, कहाँ कहाँ लगेगा, लंग पे लगेगा, हार्ट पे लगेगा और ट्रेकिया पे लगेगा। इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, लंग्स, हार्ट एंड ट्रेकियल डेविएशन देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया था। अब देखिए बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम की। तो जब कभी भी टेंशन न्यूमोथोरेक्स होता है तो क्या आएगा, सबसे पहले शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और क्या देखने को मिलेगा, एक्यूट चेस्ट पेन, और क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्यों डिक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि इसने हार्ट पे भी प्रेशर डाला है, तो एक्सटर्नल प्रेशर कोई लगेगा हार्ट के ऊपर, तो उससे हार्ट का जो सर्कुलेशन है, पंपिंग कैपेसिटी है, वो भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, प्रेशर लग रहा है उसके ऊपर, तो वो भी अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, तो प्रेशर भी गिरेगा पेशेंट का। ब्लड के अंदर O2 का अमाउंट भी कम देखने को मिलेगा, और जब कभी आप सबने पढ़ा होगा ब्लड प्रेशर कम होता है तो क्या होता है, हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाती है, उसको फिजियोलॉजिकली हार्ट रेट अपनी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको यहाँ पे क्या है, मेंटेनेंस पूरी करनी है बॉडी की, इसलिए हार्ट रेट बढ़ जाएगी। ओके, बट प्रेशर कम हो जाएगा। अब देखिए इसको ट्रीट करना है हमें, तो यहाँ पे एक प्रकार की क्या है, देखिए इमरजेंसी कंडीशन है, तो इमरजेंसी तरीके से इसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो ट्रीट करने के लिए बेस्ट चॉइस क्या है, नीडल डीकम्प्रेशन।
ठीक है, तो जो बच्चे नोट सेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। केजीएमयू के अंदर तो पूछ सकते हैं इसके बारे में बस क्या होता है, मगर ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से एमसीक्यू पूछता है, तो कॉन्सेप्ट ये है इसके पीछे। ठीक है, बात करते हैं ओपन न्यूमोथोरेक्स की। ओपन न्यूमोथोरेक्स क्या होता है? एयर ट्रैप्ड हो गई कहां पे? प्लूरल कैविटी के अंदर। ये ओपन है तो मतलब यहाँ पे किसी ना किसी प्रकार की आपको ओपनिंग देखने को मिली या फिर होल देखने को मिला है, कहाँ पे? चेस्ट वाले पार्ट के अंदर, या फिर चेस्ट वॉल के अंदर किसी प्रकार की ओपनिंग हो गई, होल हो गई, जिसकी वजह से एयर ट्रैप्ड हो गई। अब ये क्या करेगी? प्रेशर अराइज करेगी इसके ऊपर, लंग्स के ऊपर, और इस कंडीशन में क्या हो जाता है, लंग्स जो है क्या हो जाएगा? कोलैप्स, क्योंकि एयर तो बाहर से आ रही है लंग्स के अंदर। ठीक है, तो लंग्स कोलैप्स होने के चांसेस ज़रा किसमें होते हैं? ओपन न्यूमोथोरेक्स के अंदर। उसके अंदर तो हम जो है क्या कर सकते हैं, निडल डाल के एयर निकाल सकते हैं, लंग्स कोलैप्स होने से बचा सकते हैं, मगर यहाँ पे पहले इस होल को, चेस्ट वॉल को ठीक करना है, तब तक ये एयर कंटिन्यू आज आएगी इसके अंदर। इसको भी अपन कोज क्या मान सकते हैं? ट्रॉमा, या फिर किसने ब्लंट हथियार से या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट से चेस्ट के अंदर नाइफ लगा दिया हो या किसी रीजन से। और मेडिकल प्रोसीजर क्या हो सकते हैं? लंग बायोप्सी, कोई लंग्स बायोप्सी कर रहा है, लंग्स को पंचर कर दे। ठीक है, और देखिए बहुत बार हमने भी देखा है कि जो अपने सेंटर लाइन डालते हैं अपन, तब भी लंग्स रैप्चर हो जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर भी सेंटर लाइन डालने वाले को भी प्रैक्टिस होनी चाहिए बहुत अच्छे से, ताकि वो लंग्स को रैप्चर ना करे। ठीक है, कई बार हो जाता है, मगर जिसको प्रैक्टिस अच्छी रहती है तो वो ठीक रहता है, बट बेचारा पेशेंट सेंटर लाइन डराते मर जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर भी एक्स्ट्रा अवेयरनेस ध्यान में रखनी चाहिए और एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है वहाँ पे भी। ट्रेकेस्टोमी ट्यूब हम डाल रहे होते हैं, वहाँ पे अगर कोई किसी प्रकार का इंसिजन लग जाए ट्रेकेस्टोमी ट्यूब का या फिर जो भी। ठीक है, अब इसका देखिए हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं, तो साइन एंड सिम्टम आता है, सेम साइन सिम्टम को देखने को मिलेंगे जो टेंशन न्यूमोथोरेक्स के अंदर थे। और ट्रीटमेंट कैसे करना है आपको इसका? ट्रीटमेंट करने के लिए आप क्या डालोगे? चेस्ट ट्यूब, या फिर इसको सर्जिकली रिपेयर कर दो, या फिर देखो एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेगा यहाँ से इसके ट्रीटमेंट को लेके। क्या बनेगा कि इसकी ड्रेसिंग करनी है। तो इस प्रकार के पेशेंट की जिसको ओपन न्यूमोथोरेक्स हो रखा है, तो उसको ड्रेसिंग कैसी करोगे आप? ड्रेसिंग का क्या अप्रोच रहेगा? तो ड्रेसिंग का अप्रोच रहेगा 3 वे ड्रेसिंग। ठीक है, 3 वे ड्रेसिंग करोगे आप इसके अंदर, इस पेशेंट के अंदर जिसको ओपन न्यूमोथोरेक्स हो चुका है। मतलब बाहर से एयर अंदर नहीं जाएगी, बट आपको ऐसा ड्रेसिंग करना है कि अंदर की एयर किसी ना किसी प्रकार से बाहर निकले। उसके लिए ओपनिंग आपको कंटिन्यू यहाँ पे छोड़नी होती है, तो वो किस में देखने को मिलती है? 3 वे ड्रेसिंग में देखने को मिलती है। उसके 3 वे होते हैं ड्रेसिंग के। ठीक है, आप ये समझ लो कि 3 वे होते हैं ड्रेसिंग के, तो ये काम किस में करती है? ओपन न्यूमोथोरेक्स के अंदर। तो आई होप आपने दोनों कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, ओपन न्यूमोथोरेक्स किसको कहते हैं और टेंशन न्यूमोथोरेक्स किसको कहते हैं, किस प्रकार से इनका अपन मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, तो इस एमसीक्यू का अपने आंसर क्या निकला? टेंशन न्यूमोथोरेक्स एज कंपेयर टू ओपन न्यूमोथोरेक्स। टेंशन न्यूमोथोरेक्स के अंदर मीडिया एक्सटर्नल टिश्यू का, मीडिया एक्सटर्नल के अंदर ऑर्गन शिफ्टिंग आपको देखने को मिलती है, जबकि ओपन न्यूमोथोरेक्स में क्या होता है? लंग्स का कोलैप्स देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि वहां पे क्या हो गया, लंग्स भी कोलैप्स हो जाता है, तो लंग्स की खुद की एयर है वो भी बाहर चली जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज मोस्ट कॉमनली इंजर्ड इन ब्लंट इंजरी एब्डोमेन। ठीक है, कौन सा ऑर्गन है वो मोस्ट कॉमनली इंजर्ड होता है ब्लंट इंजरी एब्डोमेन के अंदर। ठीक है, एब्डोमेन पे अगर कोई इंजरी होती है, तो वहां पे जो है वो कौन सा ऑर्गन जो है वो मोस्ट कॉमनली इंजर्ड होता है। इंजरी भी कैसी होनी चाहिए? ब्लंट इंजरी, स्प्लीन, लीवर, इंटेस्टाइन या फिर किडनी।
तो देखिए अपने आंसर क्या रहेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, स्प्लीन। ठीक है, तो देखिए जब कभी भी आपसे एग्जामिनर ने पूछे ब्लंट ट्रॉमा का, तो क्या कौन इंजर होता है, स्प्लीन इंजर्ड होता है। इसके बाद में सीट बेल्ट इंजरी, अगर सीट बेल्ट लगाई है, इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो क्या इंजरी देखने को मिलेगी, मिजेंट्री में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पेनिट्रेटिंग टिश्यू इंजरी, अगर किसी वजह से पेनिट्रेट किया गया है, उसकी वजह से टिश्यू इंजरी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे किसको डैमेज होगा सबसे ज़्यादा, लीवर को, लीवर के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन को। ये समझ सकते हो पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लीवर, लीवर के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन। ब्लंट ट्रॉमा के अंदर स्प्लीन, सीट बेल्ट इंजरी के अंदर मिजेंट्री, पेनिट्रेटिंग टिश्यू इंजरी के अंदर लीवर के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रहते हैं मोस्ट कॉमन ऑर्गन डैमेज होता है ऐसी सिचुएशन के अंदर। जैसे एग्जामिनर ने पूछ लिया ब्लंट इंजरी का, नेक्स्ट आपको पूछ लिया सीट बेल्ट इंजरी, या फिर आपको पूछ लिया पेनिट्रेटिंग टिश्यू ट्रॉमा, या फिर पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा हो गया है, तो अभी वहाँ पे इंजरी सबसे ज़्यादा इसमें देखने को मिलेगी, तो लीवर में। इस प्रकार से अपने आंसर चेंज होते जाएंगे अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज। नहीं पता था तो इसको नोट डाउन करते जाइएगा साथ साथ में। नेक्स्ट एमसीक्यू, a 16-year-old patient involved in a motor vehicle accident arrives in the emergency unconscious and severely hypotensive। एक 16 साल का बच्चा है, एक्सीडेंट हुआ है, कैसा, मोटर व्हीकल का एक्सीडेंट हुआ है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, कंडीशन कैसी उसकी, अनकॉन्शियस है और सीवियरली हाइपोटेंसिव है, हाइपोटेंशन उसका है वो भी बहुत ज़्यादा सीवियर। ही इज सस्पेक्टेड टू हैव सेवरल फ्रैक्चर एंड हिज पेल्विस एंड लेग। अब उसके अंदर जो है फ्रैक्चर देखने को मिलेगा कहाँ पे, पेल्विस रीजन के अंदर और लेग के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेरेंटल फ्लूइड इज बेस्ट चॉइस फॉर हिज करंट कंडीशन। अब देखिए इस कंडीशन के अंदर उसका बेस्ट फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या रहेगा, जिसके अंदर अनकॉन्शियस है, हाइपोटेंसिव है, बॉडी में फ्रैक्चर है, तो यहाँ पे आप उसको कौन सा फ्लूइड लगाओगे। देखिए आपका एमसीक्यू जो है वो यहीं पे खत्म हो चुका है। ठीक है, यहीं पे खत्म हो गया। इमरजेंसी कंडीशन में आया है, अनकॉन्शियस है, सीवियरली हाइपोटेंसिव है, तो कौन सा फ्लूइड लगाओगे। ये जो पेल्विस के अंदर फ्रैक्चर है, लेग्स के अंदर फ्रैक्चर है, तो इस पे आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो फ्लूइड ऑफ चॉइस के बारे में पूछा आपसे, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, 0.9% सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, पैक्ड रेड ब्लड सेल, क्या लगाओगे उसको करंट सिचुएशन के अंदर। तो देखिए कुछ बच्चों का आंसर रहा होगा कि यहाँ पे आपको क्या दोगे, फ्लूइड सॉल्यूशन दोगे, कुछ का ऐसा होगा कि भाई 0.9% ये दे देंगे, बट कुछ का आंसर रहा होगा कि पैक्ड रेड ब्लड सेल दे देंगे। तो ये आपका जो कुछ बच्चे थे उनका आंसर ये अपना करेक्ट जाएगा यहाँ पे, पैक्ड रेड ब्लड सेल, क्योंकि यहाँ पे सीवियरली हाइपोटेंसिव है, अनकॉन्शियस है, तो आपको क्या देना, सबसे पहले ब्लड चढ़ाना उसको। तो ब्लड चढ़ाओगे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, ब्लड चढ़ाना आपको, तो कौन सा प्रायोरिटी दोगे आप ब्लड को, ओ नेगेटिव को, क्योंकि ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर रहता है, तो किसी को भी हम इसको लगा सकते हैं, वो भी अनमैच किया हुआ भी लगा सकते हैं, मैचिंग की कोई नीड नहीं है इसके अंदर। ब्लड का पूछे आपसे तो ओ नेगेटिव, प्रायोरिटी किसको देंगे अपन, पैक्ड रेड ब्लड सेल। ठीक है, आपका जो ब्लड है इसका देखो, मेडिकल के अंदर आप जब भी बोलते हो तो आप ड्यूरिंग सर्जरी इसको हम बोलते हैं कि पीआरबीसी अरेंज है कि नहीं है। ठीक है, ड्यूरिंग ऑपरेशन पीआरबीसी अरेंज होना चाहिए, क्योंकि कितना भी ब्लीडिंग हो सकता है ऑपरेशन के टाइम पे, तो अरेंज करके ही ऑपरेशन करने चाहिए। तो ये अपन बोलते हैं, तो उसके अंदर ब्लड अरेंज है कि नहीं है, उससे ज़्यादा ऑथेंटिक वर्ड क्या होता है, पीआरबीसी। कितनी पीआरबीसी अरेंज है, 1 2 3 4, इसके अंदर अलग अलग पीआरबीसी का, जैसे ब्लड अपन आप लेके आते हो तो ब्लड का कुछ वॉल्यूम रहता है, हर पीआरबीसी का अलग अलग ब्लड का जो उसके अंदर वॉल्यूम रहता है। ठीक है, ये एक यूनिट आता है ये।
ठीक है, 1 यूनिट है, 2 यूनिट पीआरबीसी अरेंज है, तो मतलब पीआरबीसी इज द ऑथेंटिक। यहाँ पे अगर ब्लड होता तो हो सकता है आपको, आप जरा ब्लड पे आंसर देते हैं आप डायरेक्ट, है ना, इसलिए यहाँ पे पैक्ड रेड ब्लड सेल लिखा गया है। अब देखिए कुछ का आंसर है कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, तो ये अपन कब देंगे, ये अपन देंगे क्लोटिंग फैक्टर्स के लिए, बट यहाँ पे अभी क्लोटिंग फैक्टर की नीड नहीं है हमें, यहाँ पे तो बस हाइपोटेंशन से बचाना है। तो आप क्या लगाओगे, इमीडिएट फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ाना है आपको, बस आपका टारगेट यही रहना चाहिए। फ्लूइड वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, तो ब्लड लगा दो डायरेक्ट। ब्लड, अब भाई फ्लूइड क्या है अपनी बॉडी में, फ्लूइड क्या, ब्लड ही फ्लूइड है, ठीक है। पानी तो वो पानी जाके मिक्स किसमें हो रहा है, ब्लड में हो रहा है, तो मतलब ब्लड, अपना ब्लड बढ़ रहा है, ठीक है। तो ब्लड को बढ़ाओगे तो डायरेक्ट किसी फ्लूइड को लगाने से अच्छा डायरेक्ट ब्लड लगा दो, अगर ब्लड अरेंज है तो, ठीक है। अब कुछ बच्चों का आंसर रहा होगा कि 0.9% सोडियम एंड लैक्टेट, यस ये ऑप्शन करेक्ट है आपके, बट इसको हम यहाँ पे इसलिए नहीं देंगे क्योंकि देखो बच्चा क्या है, अनकॉन्शियस भी है, इसका भी ध्यान में रखना है आपको। अनकॉन्शियस है मतलब क्या है, उसका O2 कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि एक तो हाइपोटेंसिव है, पहले से ब्लड नहीं है उसके अंदर, दूसरा अनकॉन्शियस है। तो जब कभी आप इसके अंदर, आपको देखो एक बोतल 1 लीटर NS या फिर 500 ml NS या फिर 1-2 लीटर आप लगाओगे, नहीं लगाओगे तब तक तो होगा नहीं, इसके अंदर मैसिव फ्लूइड आपको ट्रांसफ्यूजन चाहिएगा। तो जब कभी आप मैसिव फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन करते हो इमरजेंसी कंडीशन के अंदर, तो ये ब्लड का लेवल तो बढ़ाता है, बट जो ब्लड को ये क्या कर देगा, डाइल्यूट कर देगा। ब्लड जब डाइल्यूट हो जाएगा तो ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो भी डाइल्यूट हो जाएंगे, वो भी दूर दूर हो जाएंगे। तो ये क्या लीड करेगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की कम कर देगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है आपका कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आपके पेशेंट अनकॉन्शियस हो, फ्लूइड उसको लगाना है, श्योर है फ्लूइड लगाएंगे, मगर अपने जब यहाँ पे ऑप्शन में पैक्ड रेड ब्लड सेल दिया हुआ है तो अपन फ्लूइड को प्रायोरिटी नहीं देंगे। प्रायोरिटी किसको देंगे, पैक्ड रेड ब्लड सेल को। अगर ये नहीं होता तो हम फ्लूइड को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। बट ब्लड था इसके अंदर तो हमने सबसे पहले क्या लगाया, ब्लड लगाया। क्यों लगाया वो भी आपने समझ लिया, फ्लूइड क्यों नहीं दिया वो भी आपने समझ लिया, क्योंकि एक दो बोतल से कुछ नहीं होगा, अनरेस्पॉन्सिव है क्लाइंट। तो जब आपको ज़्यादा फ्लूइड रिक्वायरमेंट होगी, जब ज़्यादा फ्लूइड रिक्वायरमेंट करोगे, मैसिव फ्लूइड आप ट्रांसफ्यूजन करोगे तो क्या होगा, ब्लड जो है वो ज़्यादा डाइल्यूट होगा, क्योंकि आप ब्लड थोड़ी दे रहे हो, आप तो फ्लूइड दे रहे हो, RL दे रहे हो, NS दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डाइल्यूट ब्लड रहेगा तो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम रहेगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन भी डाइल्यूट हो जाएगा, दूर दूर हो जाएगा। ऐसे पास पास में थे तो ज़्यादा हीमोग्लोबिन एक टाइम पे ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर पा रहे थे, वो ऐसे दूर दूर हो गए थे, वो धीरे धीरे ऑक्सीजन कैरी कर, जब जैसे या सपोज यहाँ पे हीमोग्लोबिन है, यहाँ पे है, तो दूर दूर हो गया, एक यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो जब ये लंग्स के पास में पहुंचेंगे तो सपोज 1 मिनट के अंदर इतना काम और 4 हीमोग्लोबिन के ऊपर ऑक्सीजन जा रही थी, तो अब 1 मिनट के ऊपर 2 हीमोग्लोबिन के ऊपर ऑक्सीजन जा रही है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ब्लड आपने क्या कर दिया, डायल्यूट कर दिया मैसिव फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, इस वजह से आपका ये आंसर यहाँ पे करेक्ट नहीं बैठेगा, ओके। तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।